बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी-अपनी ज़िंदगियों में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज़ अमर जलील, होस्ट ऑफ द न्यू शो कॉल्ड तुरफ़ा तमाशा। जी हाँ, आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इस शो के अंदर अपनी इंटरेस्ट शो किया और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि व्हाट एक्ज़ैक्टली दिस शो इज़ ऑल अबाउट। तो इंशाल्लाह आज हम आपको बताएँगे, आज हमारी पहली एपिसोड है और फ़ॉर्मली इस शो को आगाज़ करने से पहले, इसके फ़ॉर्मेट के मुतालिक बात करने से पहले मैं अपने साथी जो हमारे एनालिस्ट हैं, उनको मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं सैयद सलमान शाह जिनका इंट्रोडक्शन भी हमने दिया था। माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट हैं और साथ-साथ ऑडिटर भी हैं और बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारी हालात हाज़िरा के ऊपर, इसके अलावा स्ट्रैटेजिकल रिलेशंस एंड चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र भी रखते हैं। तो उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम सैयद सलमान शाह। वालेकुम अस्सलाम अहमद. First of all, thanks for having me, or thanks for the generous introduction. Let's start. ओके, सो सलमान भाई बात करते हैं थोड़ा-सा तुरफ़ा तमाशा की स्टार्ट करने से पहले। लोग ऑब्वियसली जानना चाहेंगे कि व्हाट एक्ज़ैक्टली द थीम बिहाइंड दिस स्पेसिफिक तुरफ़ा तमाशा। नाम काफ़ी नया है, लोगों को शायद समझने में थोड़ा-सा मुश्किल भी हुई होगी या फिर ये कहा जाए कि ताज्जुब भी हुआ होगा, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ उनको सुनने में, देखने में नहीं आती। काफ़ी आम-फ़हम अल्फ़ाज़ जो हैं उनके सुनने में आते हैं। तो थोड़ा-सा तुरफ़ा तमाशा के मुतालिक भी बताइए कि इसके पीछे क्या मामलात हैं? जी। जी बिल्कुल अहमद. जैसा कि इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है, तो हम आज बता देते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्या चाह रहे हैं तोहफ़ा तमाशा के थ्रू. तोहफ़ा तमाशा का नाम बहुत सारे लोगों को जो है वो ऐसे ही जो है वो इंट्रिग कर रहा है कि ये नाम क्या है तोहफ़ा तमाशा. बेसिकली तोहफ़ा जो वर्ड है वो पर्शियन ओरिजिन का वर्ड है और उसके मायने हैं अजीब. तो इसका मतलब उर्दू सलीस तर्जुमा ये होगा कि अजीब तमाशा. कॉन्सेप्ट ये है कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं और इनके जो उसका हल है, उसके मुतालिक डिस्कस किया जाए. एक पॉज़िटिव माइंडसेट जो है, उसको जनरेट किया जाए. एजुकेशन और अवेयरनेस जो इस माशरे में है, उसका माहौल बनाया जाए ताकि बहुत सारे इस तरह के दिमाग निकल सकें, जो पाकिस्तान को सर्व कर सकें, लार्जर पिक्चर पे. और नाम इसका तोहफ़ा तमाशा इसलिए रखा है कि पाकिस्तान में हम हर जगह देखते हैं कि अजीब-ओ-गरीब तमाशा एक लगा है. चाहे वो सियासी बात करें, समाजी या माशी तौर पर. हर बंदा जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है और कोई लॉ एंड ऑर्डर नज़र नहीं आता, कोई पॉलिसीज़ नज़र नहीं आती, कुछ इस तरह की बातें नज़र नहीं आती. तो सारा आइडिया ये है कि होम ग्रोन सॉल्यूशन जो है वो पाकिस्तान के मसाइल का निकाला जाए. जैसा कि इकबाल का एक शेर है कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब है कौम रसूल हाशमी. तो हमें होम ग्रोन सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा अपने मसाइल के लिए और उसी सिलसिले की एक सही है और उस सिलसिले में हमने कोशिश की है कि उस उन लोगों का एक नेटवर्क बनाया जाए. देखिए अगर आप बात करें तो जितने भी इविल फोर्सेस हैं, जितने बुराई वाले लोग हैं, उन्होंने तो अपना एक जो है वो नेटवर्क बनाया हुआ है. चाहे उनके एजेंडाज़ एक-दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट भी करते हों, लेकिन वो एक ही स्टेज पे आपको खड़े हुए नज़र आते हैं. बहुत ही करीबी आप मिसाल ले लें पीडीएम जो अभी एक अलायंस बना है, उसमें आपको इंतहाई राइटियस लोग भी नज़र आएँगे मज़हबी और इंतहाई लेफ्टियस्ट लोग भी नज़र आएँगे जैसा कि एएनपी है और मौलाना फज़ल रहमान. आप सोच सकते हैं ये दोनों एक स्टेज पे किस तरह बैठ सकते हैं. एक एक्सट्रीमिस्ट राइटिस्ट है और एक एक्सट्रीमिस्ट लेफ्टिस्ट है, लेकिन बैठ रहे हैं क्योंकि इन लोगों के जो मफादात हैं वो कॉमन है कई जगह. तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट ये है कि इसी तरीके से जो जो पाकिस्तान के हक में लोग हैं, जो पैट्रियट्स हैं, उनका एक नेटवर्क बनाया जाए. क्योंकि हमारा मानना ये है कि पाकिस्तान पर इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के दौर में एक जंग मुसल्लत की गई है, नज़र नहीं आ रही और फिज़िकली तौर पर तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस इसका जवाब देने के लिए मौजूद है ग्राउंड पर, लेकिन नज़रियाती असास को बचाने के लिए पाकिस्तान की हमें एक एजुकेटेड पाकिस्तानी को इसकी बिल्कुल कोशिश भी करनी चाहिए और बाकायदा अपने आप को समझना चाहिए. किसी यूनिफ़ॉर्म की आपको ज़रूरत नहीं है इस जंग को लड़ने के लिए. आप अपने टाइम बैठकर अपने लैपटॉप पे, अपने स्मार्टफ़ोन के ज़रिए ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसका काउंटर नैरेटिव दे सकते हैं. लेकिन शर्त ये है कि आप एजुकेटेड खुद हों, आपको पता हो और मेन चीज़ ये है कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू करना ये चाह रहे हैं कि बियॉन्ड द हेडलाइन्स जाना चाह रहे हैं, ताकि लोग इस काबिल हो सकें कि वो बिटवीन द लाइन्स जो है वो रीड कर सकें. तो ब्रीफली ये हमारे मकासद हैं, अगरज़ मकासद और इसके सिलसिले में हमने और भी प्रोग्राम करने हैं, मसाइल को डिस्कस करना है तफ़सीली और होम ग्रोन इश्यूज़ की तरफ जाना है, होम ग्रोन सॉल्यूशंस की तरफ जाना है जो कि इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें.
थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन अबाउट तुरफ़ा तमाशा सलमान भाई। और आज के शो के अंदर हम बात करते चले एपिसोड 1। मैं और सलमान भाई जब इस बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि हाउ एग्ज़ैक्टली वी शुड बिगिन, तो सलमान भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा कि चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम, तो व्हाई डोंट वी शुड स्टार्ट विद कराची। कराची की अगर बात की जाए तो कराची एक ऐसा शहर जो कि मईशत का हब है। सबसे बड़ा सिटी है पाकिस्तान का, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाइड सिटी है पाकिस्तान का, अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। लेकिन उसके मसाइल, जितना बड़ा ये सिटी है उसके मसाइल भी उतने बड़े हैं। तो आज हम थोड़ी-सी नज़र डालेंगे कराची के मसाइल पर कि पास्ट में क्या-क्या होता रहा है कराची के साथ और अब क्या सिचुएशन है और इसको हल कैसे किया जाएगा। हमारा मसला जो कराची का है, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम सिर्फ़ ना सिर्फ़ कराची बल्कि जितने भी मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, हम सिर्फ़ मसाइल की जो निशानदेही है वो नहीं करेंगे, बल्कि साथ-साथ उनके सॉल्यूशंस को भी देने पे कोशिश करेंगे सो दैट कि हम उसके मुतालिक कुछ बात कर सकें। देखिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म जो है वो हमेशा होना चाहिए, साथ-साथ सॉल्यूशन भी देना चाहिए। अगर हम बहुत सारे लोग जो है वो तनकीद करते हैं, अगर हम उनसे पूछें कि यार आपके पास इस चीज़ का कोई हल है मौजूद? तो उनके पास कोई हल नहीं होता, वो सिर्फ़ जो है वो तनकीद बराए तनकीद कर रहे होते हैं, तनकीद बराए इस्लाह नहीं होती है। तो हम इस चीज़ सिलसिले में हम कोशिश होगी कि हमारी डायरेक्शन वही हो। और आज हम कराची की मुतालिक बात करेंगे, उनके सॉल्यूशंस के मुतालिक बात करेंगे, क्या डायमेंशंस हैं यहाँ पे, क्या डायनामिक्स हैं कराची की, उसके मुतालिक बात करेंगे। जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज के शो का वो है हम पाकिस्तान की जो सियासी मंज़रनामा है उसके मुतालिक थोड़ी-सी बात करेंगे। बिलख़ुसूस पीडीएम के जो जलसे हैं, जो अलायंस हुआ हुआ है, उसके मुतालिक थोड़ी-सी हम नज़र डालेंगे कि उसके क्या दूररस नताइज जो है वो हो सकते हैं और हुकूमत कहाँ स्टैंड कर रही है, और हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ हैं, सही तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है अभी तक, वो किस हद तक पाकिस्तान के हक़ में है, किस हद तक पाकिस्तान के खिलाफ है। तो इन तमाम तर चीज़ों पे हम नज़र डालेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं कराची से। तो सलमान भाई, कराची के मुतालिक अगर बात की जाए, आप और मैं हम दोनों यहीं पले-बड़े हैं, यहीं पे ही हमने देखा है, ये तमाम तर तालीम हमने यहीं हासिल की है। इस शहर को हमने इसकी पीक को भी देखा है, इस शहर के अंदर हमने मज़ालिम को भी देखा है, हमने हर चीज़ देखी है यहाँ पर। यहाँ के लोग जो है वो कि एक-दूसरे को गिरने नहीं देते, सँभल जाते हैं, चाहे बड़ी से बड़ी आफ़त क्यों ना आ जाए। मैंने कभी भी इस शहर को 2 से 3 दिन से ज़्यादा बंद हुए हुए नहीं देखा, क्योंकि ये शहर बंद नहीं हो सकता और क्योंकि अगर ये शहर बंद हुआ तो खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान भी बंद हो सकता है। तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? एग्ज़ैक्टली कराची के अंदर मामलात क्या हैं? जी। बिल्कुल, अहमद, जिस तरह आपने फ़रमाया कि ये जो शहर है, ये हद दर्जा रेज़िलिएंट टाइप का जो है शहर है। किसी भी किस्म की कैलेमिटी आई हो, कैटास्ट्रोफ़िक चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। हम देखते हैं कियोटिक 90s के दौरान यहाँ पर जो है वो आए दिन हड़तालें होती थीं और बहुत सारी मामलात होते थे, तब ये शहर चलता था। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमने इसका पीक का दौर भी देखा जब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है मेयर थे। फिर उसके बाद हमने इसको डाउन जाते हुए भी देखा 2008 ऑनवर्ड्स। तो इस शहर ने बहुत नशे-ब-फ़राज़ देखे। देखिए, कुछ ब्रीफ़ली हम बात कर लेते हैं कराची पे कि कराची का क्या मतलब स्ट्रक्चर है, क्या ये किधर से आया? 1729 में ये मलेरों की बस्ती थी कोलाची, वहाँ से इसने स्टार्ट लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये शहर अंग्रेज़ों के ज़माने में ग्रो होता हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ इसको शहर को जो है वो एशिया का पेरिस बनाना चाहते थे। उन्होंने यहाँ तक रेलवे लाइन लाए, उस पोर्ट को यूज़ किया और ये ग्रो करता आज जो है तकरीबन वो 20 मिलियन से ऊपर जो है इसकी पॉपुलेशन हो चुकी है। अनडाउब्टली ये दुनिया के जो 5 टॉप बड़े शहर हैं उनमें आता है और इसके जो जहाँ मसाइल की हम बात करते हैं, तो मसाइल ऐसे हैं कि आप कोई भी कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन सिटी से इसको कंपेयर नहीं कर सकते आप। क्योंकि अगर आप जब मसाइल की बात करेंगे तो एक लिस्ट बन जाएगी जो कि जाती जाएगी और ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हम इस सबको एक अहाता करने की इसकी कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। सबसे पहले बात ये है कि कराची को जो है आप देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले 30 साल में हुआ क्या है। देखिए, कराची इंडस्ट्रियल बेस है आपका। कराची मतलब मैं बहुत मोहतात अंदाज़ा बता रहा हूँ, कराची 40 से 50% जो है आपका टैक्सी कलेक्शन करता है। बहुत मोहतात अंदाज़े से बता रहा हूँ मैं, एक्ज़ैजरेट नहीं कर रहा। टैक्स कलेक्शन करता है और जब बात आती है कराची को कुछ मिलने की, तो फिर बात आती है कि 18 अमेंडमेंट आ जाती है बीच में, सूबाई खुदमुख्तारी आ जाती है बीच में, हम देखते हैं बहुत सारे फ़िल्टर लग जाते हैं। जब बात होती है कराची की नौकरियों की, तो बहुत सारे कोटा हमें सामने आ जाते हैं। जब बात आती है कराची की डेवलपमेंट की, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे बोर्ड्स आ जाते हैं, जिनमें कंटोनमेंट बोर्ड्स वगैरह शामिल हैं। तो मसले हैं क्या? कोई तो कोई सिरा होगा इसको हल करने का, हम उस पे बात करते हैं। देखिए, कराची के जो मोटे-मोटे मसाइल हैं, वो ये हैं कि बेसिक नेसेसिटी सबसे पहले आप आ जाएँ।
पानी, ठीक है, गार्बेज जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ड्रेनेज का मसला है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ मसला है। ज़रदारी दौर में इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया, जो केईएससी थी अब वो केई बना दी गई। तो अगर आप जाते हैं तो वो कहते हैं प्राइवेट इदारा है, हम तो बात नहीं कर सकते। फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ़ उनको जो है वो पेनल्टी और फाइन कर सकती है, उसके अलावा वो लाचार नज़र आती है 18 अमेंडमेंट के बाद। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ कोई मास ट्रांज़िट नहीं है। दुनिया का मेरे ख़्याल में पहला कोई मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन शहर होगा जिसकी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। इसको प्रॉपर मास ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, जो कि हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे और बेतहाशा मसाइल हैं जिसके बारे में हम ड्यूरिंग द गुफ्तगू बात करेंगे। देखें, ये तो है मसाइल। अब किसने किए ये मसाइल, मैं आपको ज़रा-सा ब्रीफली बता दूँ हुआ क्या है। देखिए 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो सूबों को ज़्यादा खुदमुख्तारी मिल गई है, एजुकेशन उनके पास है, लोकल बॉडी उनके पास है और भी बहुत सारी चीज़ें, टैक्स कलेक्शन के नाम पर फेडरल गवर्नमेंट से उनको बजट में बहुत बड़ा चंक मिलता है। लेकिन जब बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो आपको बिल्कुल भी कोई कराची की सड़कों पे कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आता और अगर आप लिटरली बात करें तो कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है कराची में। अगर आप गौर से देखें, तो जो चल रहे हैं वो प्राइवेट जो है वो लोग जो है वो कंपनीज़ चला रही हैं। कोई गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है और अभी रिसेंटली जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह भी हुआ है, जो कि कराची वालों के लिए एक लॉलीपॉप से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, उसके तो रूट्स ही बहाल नहीं हुए हुए, तो उसको बस चलाकर जो एक फोटो सेशन की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर दी गई है। कराची को देखें, इसको यहाँ तक ये पहुँचा कैसे, आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे, आप अपनी तारीख से नहीं सीखेंगे, तो आप दोहराएँगे तारीख को और वही कराची वाले कर रहे हैं, अपनी तारीख से नहीं सीख रहे, दोहरा रहे हैं। जब आप एक जमहूरी माशरे में रहते हैं, जो कि आप क्लेम करते हैं कि आप एक जमहूरी माशरे में रहते हैं, वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं क्या? आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एमपीएज़ हैं, एमएनएज़ हैं, आप उनको अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहराते? और जब आप जमहूरियत की बात करते हैं, तो आप हर चीज़ पर एजिटेशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अपने हुकूक की एजिटेशन के लिए आप कभी नहीं निकलते। अगर आप इसी शहर को 2 से 3 दिन के लिए बंद कर दें और कहें फेडरल गवर्नमेंट से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि हम इस शहर को नहीं चलाएँगे, 2 से 3 दिन आपको बर्दाश्त करना है और आप बैठ जाएँ और ये मनवा कर उठें कि हमें आप एक प्रॉपर प्रैक्टिकल प्लान और पॉलिसी दें कि ये शहर किस तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म होगा। अब आप जैसे सुनते हैं ये वर्ड ट्रांसफ़ॉर्म, तो आप फ़ौरन आपके ज़हन में एक बात आई होगी अहमद, कि अभी रिसेंटली जो है वो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है वो पैकेज दिया गया है। तो आपको फ़ौरन ज़हन में आएगा कि वो पैकेज तो दिया गया है। हाँ, मैं बोलता हूँ, आपसे एग्री करता हूँ। 1100 अरब का एक पैकेज दिया गया है कराची को अहमद, और उसमें जो बिल्कुल, उसी तरफ मैं आ रहा था, नेक्स्ट सवाल मेरा जो है ना उसी तरफ ही था कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन पैकेज के मुतालिक आपके क्या मामलात आप देखते हैं कि क्योंकि अभी ट्यूज़डे को ही आई थिंक उसकी जो है वो एक रिकरिंग मीटिंग हुई है और उसके मामलात को देखा गया है, तो आप काइंडली बताइए। मेरा सवाल उसी तरफ यही था कि आप क्या समझते हैं कि क्या उसको अचीव कर लिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह के मामलात हैं, सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, लेकिन फिर भी क्या उनको हम अचीव कर पाएँगे हमारे कराची के अंदर वो पैकेज जिस तरह से है वो लग सकेगा या नहीं लग सकेगा? आपको क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती हुई दिखती है इसकी? देखिए अहमद, मैं मिडल ईस्ट में कई साल रहा हूँ वहाँ पे। वहाँ पे हमने सहरा को जो है वो बिल्कुल ग्रीन होते देखा है। क्या नहीं हो सकता अगर पॉलिटिकल विल हो तो? पॉलिटिकल विल नहीं है। और जहाँ तक बात है स्टेक होल्डर्स की, तो अ, ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान आर्मी भी ऑन बोर्ड है और फेडरल गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है। तो किसी हद तक चांसेस हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज किसी हद तक जो है वो सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद पूरी की जा सकती है। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन जहाँ तक बात है कि ऑब्स्टिकल्स आ क्या रहे हैं, देखें, जो सिंध गवर्नमेंट है, बेसिकली ये जो कराची जो है वो उसका बेबी है। वो फेडरल गवर्नमेंट का तो ये बात ही नहीं रही। 18 अमेंडमेंट के बाद तो ये सारी मामला जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने देखने हैं। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट की हम रिलक्टेंट देखते हैं कि वो रिलक्टेंट हैं इस काम को करने के लिए। बस ये बात आपको बावर करानी होगी स्टेक होल्डर्स को कि सिंध गवर्नमेंट अपने मुकर्ररा वक़्त पर ये काम करती रहे और जो उनको देने हैं, जो फंड्स वो रिलीज़ करते रहें। क्योंकि जो 1100 अरब का पैकेज है, इसमें से 800 अरब और 300 अरब की जो है वो बाइफरकेशन हुई हुई है। 800 अरब जो है वो सिंध गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमने देने हैं और 300 अरब फेडरल ने देने। जी। देखें, उसमें जो मेन काम है इस ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में, वो ये है कि आपने ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मास ट्रांजिट किसी हद तक उस पर ये बात लगेगी। हम देखते हैं इस्लामाबाद में, हम देखते हैं लाहौर में जो मेट्रो ट्रेन वगैरह चल चुकी हैं। हालाँकि अगर आप देखा जाए तो प्रायोरिटी जो दी जानी चाहिए थी वो कराची को दी जानी चाहिए थी। कराची और नॉट दिल्ली। ओनली कि जी, नॉट ओनली कि ये इंडस्ट्रियल हब है और ये आपका फाइनेंशियल हब है, बल्कि आपको जो ये रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, ये मज़ीद बढ़ जाएगा अगर आप इसको मीन्स देंगे प्रोवाइड करने के।
तो मज़ीद ये जो है वो आपको जो है मज़ीद रेवेन्यू जनरेट करके देगा, इसकी इकोनॉमी जो है वो एनलार्ज होगी। लेकिन ये बात जो है वो समझ में नहीं आ रही है और ख़ास तौर पे सिंध गवर्नमेंट लगता ऐसा है कि डेलिबरेट एफर्ट है कराची को पीछे रखने की। देखिए, एक बात तो आपको सीधी-सीधी समझनी होगी कि जो सिंध गवर्नमेंट है, उसका यहाँ पे स्टेक बहुत ही कम है क्योंकि उनकी जो सीट्स हैं कराची से वो ना होने के बराबर है। तो एनी हाउ उनको तो जीतना इंटीरियर सिंध से है, तो कराची डेवलप हो ना हो, वो तो वहाँ से फिर सीट जीत जाएँगे, कोई खोखला नारा लगा के दोबारा से। तो स्टेक नहीं है उनका यहाँ पे, लेकिन इख्तियार उनको है सबसे ज़्यादा। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बात इस सियासी सिस्टम की ये है कि यहाँ पे जिसका स्टेक नहीं है, उसके पास सबसे ज़्यादा इख्तियार है, वहाँ को चेंज करने का। इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, इसीलिए आपको पाकिस्तान आर्मी जो है वो एज़ अ पार्टी बनते हुए नज़र आती है। फिर लोग बोलते हैं कि जो आर्मी है वो हर जगह इंटरवीन करती है। जब आप काम करेंगे नहीं, तो किसी को तो करवाना है ये काम क्योंकि कराची वालों को कब तक इस जो है अज़ियत में आप मुब्तला करके रखेंगे, जो कि अज़ियत में मुब्तला करके रखा हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने। इसका आप अगर बात करें, तो पिछले 30 साल में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी जो है, उन्होंने एक डिओपली सी मचा के रखी हुई थी इस शहर में। यानी लगता ऐसा था कि वो जो है वो रहबर हैं, निकले वो रहज़न। उन्होंने जो है वो इन्हीं वोटर्स को जिन्होंने उनको वोट दिया था, उनको कुछ भी नहीं दिया। और सिवाय मायूसी के, एहसास महरूमी के अब कुछ भी नहीं है। अब आप एक आम कराची वाले से बात करें, वो उसके अंदर एक एहसास महरूमी डेवलप हो चुका है। वो कहता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, जो आता है लूटता है, ये करता है, वो करता है। आपको बहुत सारी जो है अवामी तर्ज पे बातें सुनने को मिलेंगी। असल में ये जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है, इसकी सक्सेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी टाइमली मीटिंग जो है वो कंडक्ट हो और सिंध गवर्नमेंट से काम करवाया जाए। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट तो हम जानते हैं कि वो काम करने को रेडी है। हमें पता है आर्मी भी इसलिए ऑन बोर्ड हुई है कि ये बात इंश्योर की जाए कि ये जो प्लान है वो पेपर से जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो बाकायदा जो है होता हुआ नज़र आए। तो इसीलिए ये स्टेक होल्डर्स बने, वरना अगर सिर्फ़ सिंध गवर्नमेंट को देना होता तो वो तो बहुत पहले से दे चुके होते। तो ये इंश्योर करने की ज़रूरत है और इसका जो है वो कंटीन्यूअसली ऑडिट होने की ज़रूरत है, ताकि ये पैसा कहीं करप्शन की नज़र ना हो जाए जिस तरीके से पहले पैकेजेज़ में हुआ है। तो ये कराची की जो चीज़ें हैं, ये इस पर फेडरल गवर्नमेंट को भी जो है ना बाकायदा ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे डोमेन नहीं है ये और 18 अमेंडमेंट के बाद हमारा बेबी नहीं रहा। नहीं, देखिए फेडरल गवर्नमेंट को एज़ ए फादर फिगर के तौर पर इसको लेके चलना पड़ेगा और और पाकिस्तान वैसे भी आर्मी उन्होंने सबसे ज़्यादा कराची के अंदर तो इमरान खान साहब के नाम पर जो है वो सबसे ज़्यादा सीट्स भी पीटीआई को ही मिली हैं। तो उनका जो इलेक्शन से पहले नैरेटिव था कि भाई वज़ीर-ए-आज़म कराची से है और कराची के हम मसाइल दूर कर देंगे। तो 18 अमेंडमेंट तो तब भी इंटैक्ट थी ना, तब तो 18 अमेंडमेंट ऐसा तो नहीं था कि 18 अमेंडमेंट नहीं है और उनकी हुकूमत होने के बाद आई है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि उन्होंने अपना जो पूरा एक नैरेटिव रखा है कराची के हवाले से उनको इतनी ज़्यादा सीट्स और इतने ज़्यादा मोहब्बत और इतना ज़्यादा एतमाद मिला है कराची के लोगों की तरफ से, तो उनकी तो दोहरी ज़िम्मेदारी बनती है जहाँ तक मेरा ख़्याल है। और लोगों का जो एक एक्सपेक्टेशन ग्राफ है वो तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। देखें, वही हम बात करें 18 अमेंडमेंट के बाद जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है वो सूबों ने कराने हैं। ठीक है? आपको पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सबकी बातें कर रहे हैं हम, इसका ताल्लुक लोकल बॉडी से है। ठीक है? आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं, एक पैकेज लाके दे सकते हैं, जैसे अभी 50 बसें गिफ्ट कर दी फेडरल गवर्नमेंट ने, इस तरह की जो है सेरेमोनियल चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रैटेजिकली शहर को ट्रांसफ़ॉर्म करना है, जो कि आपने नाम रखा है, तो आप उसके लिए एक किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू ही जाना पड़ेगा ना, जो कि लोकल बॉडी है। भले आप उसको मेयर कह दें या नाज़िम कह दें, जो मर्ज़ी आप कह दें उसको, लेकिन उसको इफ़ेक्टिव होना पड़ेगा और इसमें सिंध गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। जहाँ तक बात है कि पीटीआई को इसमें से सीटें मिली हैं, बिल्कुल मिली हैं। इसी वजह से उनकी ज़िम्मेदारी है, वो आँख बंद नहीं कर सकते कि ये बोलें कि हमारा काम नहीं है और सिंध गवर्नमेंट अगर नहीं हो रहा बाय एनी मीन्स आपको करवाना है। अगर सिंध गवर्नमेंट नहीं करनी बाय एनी मीन्स आपने उनको पुश करना है ये काम करने के लिए। क्योंकि जब इलेक्शन आएगा तो आम कराची वाला ये नहीं बोलेगा कि भाई हमने तो ये नहीं सोचेगा कि हमें 18 अमेंडमेंट की वजह से उनके हाथ बंधे हुए थे फेडरल गवर्नमेंट के। वो तो ये बोलेगा कि हमने आपको वोट दिए थे, अब एमएनए की सीट्स आपको कितनी दिलाई थी आपसे और आपने क्या किया? ऑल्दो एमएनए का काम लेजिस्लेशन है, काम करवाना नहीं है लोकल बॉडी का, लेकिन फिर भी आप इस हाँ, लेकिन ज़िम्मेदारी एक और से चीज़ बड़ी से फर्क नहीं पड़ता मेरा ख़्याल है सलमान भाई कि एमएनए है या एमपी है, उन्हें तो चाहिए कि भई वो अगर ऑफ़िस जा रहा है, तो उसको रोड सही मिले, उसको ट्रैफ़िक का मसला नहीं हो, उसके बाद बिजली आ रही हो, उसके बाद पानी के मसले हल हो गए हों। और अगर वो अपना कोई मसला लेके किसी लोकल बॉडीज़ के रिप्रेज़ेंटेटिव के पास भी जाता है, तो उसका मसला हल करे, बजाए ये कि उसको दफ़ातर बंद मिलें, वहाँ पे तो लोग ही नहीं मिलते हमारे लोगों को। देखें, ये मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि पीटीआई जो है गवर्नमेंट ये बोल कर बरी-ज़मा नहीं हो सकती कि हमें तो यहाँ पे हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हमारे पास 18 अमेंडमेंट के बाद इख्तियारात नहीं है। बाय एनी मीन्स नेसेसरी आपको ये काम करना ही पड़ेगा। चाहे आप गवर्नमेंट सिंध को जो है वो उसको पुश करें, चाहे आपको जो है वो एक्सट्रीम इक़दाम लेना पड़े, गवर्नर राज लगाना पड़े। आपको ये करना ही है बाय एनी मीन्स और आपके पास अब वक़्त ज़्यादा नहीं है।
पीटीआई को अपनी गवर्नेंस पे जो है वो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके बहुत सारे जो वज़ीर हैं, उनका फ़कत काम ये रह गया है कि वो इमरान खान की हुई ट्वीट को रीट्वीट कर देते हैं। इससे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? और जो चीज़ पीटीआई को जो सबसे ज़्यादा जिस पर ये पीडीएम वाले भी जो आप बात करने जा रहे हैं आगे, जो सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही है, वो है महँगाई, इन्फ्लेशन। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये महँगाई का जो जीनी है, ये बॉटल से बाहर चला गया, जो कि जा चुका है किसी हद तक, तो आगे वाले इलेक्शन में पीटीआई को जो है वो बहुत कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इनको अभी कंट्रोल करना पड़ेगा, 2.5 साल का अरसा तकरीबन हो चुका है। हम लोग ऑलरेडी जो है वो हाफ वे में खड़े हुए हैं। तो इनको ये देखना पड़ेगा कि आगे 2.5 साल में जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपनी कंप्लीशन की तरफ जाएँ। और अभी हम देखते हैं कि अभी इन्होंने रिसेंटली जो है वो नईम बुखारी साहब को पीटीवी का जो है वो चेयरमैन बना। ये काम बहुत पहले हो चेयरमैन जाने चाहिए थे। ये काम बहुत जी, पहले हो जाने चाहिए थे अहमद, और इतनी लेट जो ख़्याल आ रहा है, 2.5 साल गुज़र चुके हैं। और सोने पे सुहागा जो चेरी ऑन टॉप हुई है, वो कोविड-19 का क्राइसिस के दरमियान आप खड़े हुए हैं। तो वैसे भी जो आपकी एफर्ट्स हैं, वैसे भी जो है वो डाइल्यूट हो जाएँगी, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो एनर्जी और ज़्यादा जो फंड्स हैं, वो उस तरफ जो है वो रिलोकेट कर दिए जाएँगे। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और ग्लोबल क्राइसिस आपको पता है। तो जो ऑलरेडी काम हुआ है वो डाइल्यूट होके पेश किया जाएगा। पीटीआई को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। महँगाई पे ख़ास तौर पे फ़ोकस रखें, ख़ास तौर पे गवर्नेंस पे फ़ोकस रखें, बयानबाज़ी और इनसे बाज़ रहें, और बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, वो हम आगे वाले सेगमेंट में बताते चले जाएँगे उस हिसाब से। जी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत काबिल-ज़िक्र है, वो ये है कि कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक आपने गुफ्तगू की थोड़ी-सी अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। तो आप क्या समझते हैं, मतलब सलमान भाई, कराची जैसे शहर को, जो कि क सर्कुलर रेलवे पहले चल रही थी, उस वक़्त जो है वो कराची सिटी के डायनामिक्स मुख्तलिफ थे, इतने साल पहले, और अब जब दोबारा से कराची जो सर्कुलर रेलवे का मामला स्टार्ट किया गया है, तो अब तो कराची के डायनामिक्स ही मुख्तलिफ हैं। आप नहीं समझते कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये इटसेल्फ इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, इसको बेहतर अंदाज़ में किसी और शक्ल के अंदर इसको कंप्लीट किया जाना चाहिए था? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो केसीआर है, ये बेसिकली कराची वालों के लिए एक लॉलीपॉप की तरह है, ठीक है? और ये एक फ़ोटो सेशन हो गया मिनिस्टर्स का, ठीक है? बिल्कुल आपने सही फरमाया, उस वक़्त डायनामिक्स कुछ और थे। ये किसी हद तक तो कर सकती है अहमद, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। आपको प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव मास ट्रांजिट प्लान देना पड़ेगा इस शहर के लिए, जिसके अंदर मेट्रो शामिल है, जिसके अंदर बसेज़ होंगी, जिसके अंदर गवर्नमेंट ओन्ड टैक्सीज़ होंगी, जहाँ पे और चीज़ें होंगी। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दे देना होगा, जिस तरीके से बाकी कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है। जहाँ तक बात है कि केसीआर की आपने बात की, देखें, ये तो वही वाली बात है कि ना मामूँ से काना मामूँ बेहतर है। मतलब कुछ नहीं से तो आपने कुछ दिखा दिया, लेकिन ये हल नहीं है। ये बिल्कुल भी 10% भी इसका मसले का हल नहीं है जो कि है। आई होप कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के थ्रू जो है मास ट्रांजिट जो सिस्टम है, वो पूरी तरीके से कराची को दिया जाए, जिसमें मेट्रो अव्वलीन शर्त है। कराची की जो आबादी है वो तकरीबन 20 मिलियन से ऊपर है, 2 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, ये सेंसस में कम दिखाएँ, ज़्यादा दिखाएँ, हम सबको पता है कि 2 करोड़ से ऊपर ही है। 2 करोड़ जैसे शहर को, जिसकी आबादी तकरीबन आस-पास ऑस्ट्रेलिया के बराबर बनती हो, वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है। मतलब कोई बिलीव नहीं करेगा। कोई आप किसी भी बाहर जाकर किसी को ये बोलें कि इतना बड़ा शहर है, उसका कोई गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं है, वो बिलीव ही नहीं करेगा इस बात। तो जहाँ तक बात है इसकी एक और मामले की, जिसको हम शायद नज़रअंदाज ना करें, जो इसका लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। देखिए, 2014 में छठे नंबर पर था ये मोस्ट डेंजरस सिटी कराची, जो कि 2020 में अभी 93rd प्लेस पे आ चुका है। तो लॉ एंड ऑर्डर किसी हद तक इम्प्रूव हुई है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि आपने फायर फाइटिंग करके इसको इम्प्रूव किया है। आपने रेंजर्स को जो है तैनात किया और उन पे एक्सटेंशन लेते गए, उसको पॉलिटिसाइज़ की गई चीज़ें ये वो। आपको यहाँ पर एक मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ज़रूरत है। कम्युनिटी पुलिसिंग का नाम देते हैं आप, मेट्रोपॉलिटन पुलिस है। जो ट्रेन्ड हो, वेल इक्विप्ड हो, वेल ट्रेन्ड हो, जो कि जहाँ से आदमी सेलेक्ट हो एसपी और डीएसपी, वो वहाँ का उसी इलाके का हो, वो उस इलाके को जानता हो, उस इलाके के डायनामिक्स जानता हो, उस इलाके के मसले जानता हो, वहाँ के जो क्रिमिनल लोग हैं उनको जानता हो, हर चीज़ का उसको पता हो, ताकि वो इफेक्टिवली इस शहर को कंट्रोल कर सके। तो दूसरी बात ये है कि सर्विलेंस कैमरास वगैरह लगाए जाएँ मेन रोड्स पे, ताकि ये जो मेन चीज़ें हैं इनको कंट्रोल किया जा सके। फायर फाइटिंग पे आप कब तक जाएँगे? रेंजर्स की तैनाती एक फायर फाइटिंग है। और फिर वही वाली बात है कि उनको ट्रेन जो किया गया है वो किसी और पर्पज़ के लिए किया गया है, और उनको आप शहर में जाके लाके बसाएँगे तो मज़ीद जो खराफात होंगी, मज़ीद मामलात बिगड़ेंगे। और अभी तो आप किसी हद तक जो है वो उनको एक रोक के बैठे हुए हैं, जो कि फायर फाइटिंग की मद में। लेकिन आप इसको इस तरीके से नहीं चला सकते, इस तरीके से नहीं चल सकता। आपको स्ट्रैटेजिकली सोचना होगा, ये 2-4 साल में नहीं सोचना होगा, हर हर डेढ़ साल, 2 साल बाद आप एक्सटेंशन दे देते हैं रेंजर्स को। ये हल है मेट्रोपॉलिटन सिटी चलाने का, 20 मिलियन की जिसकी आबादी हो।
आपको कम्युनिटी पुलिसिंग, मेट्रोपॉलिटन पुलिस इस यहाँ बनानी होगी, जिसको इक्विप करना पड़ेगा, जिसको फुली ट्रेन करना चाहिए। चाहे आप पाकिस्तान आर्मी से ट्रेन करवा लें, लेकिन आपको इसको यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी को यहाँ पे डेलीगेट करके अथॉरिटी इनको देना पड़ेगा। तो इस एस्पेक्ट को मत भूलें, जिसकी वजह से कराची की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर रही है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। अब बहुत बेहतर हालात हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन इसका दूरस्थ असरात असरात जब तक होंगे, जब आप कोई इसका जो है सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रेटेजिक देंगे, ना कि कोई आप जो है वो फायर फाइटिंग से काम लेते रहेंगे। अहमद। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और जैसे ही हमने कराची जो सर्कुलर रेलवे है उसके मुतालिक भी बात की, आपने इस तरह से कहा कि अरब कंट्रीज़ के अंदर इनफैक्ट पाकिस्तान में ही अगर बात की जाए कि लाहौर जैसे शहर के अंदर जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा जो है वो भी चल रहा है। पेशावर के अंदर जो अभी बस स्टार्ट हुई है, उसका मंसूबे बहुत बेहतर है और हमारे यहाँ जो है वो कराची की अगर बात की जाए तो यहाँ मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है। जबकि अगर यूएई की बात की जाए तो उनके जो शेख ज़ायद रोड के ऊपर जो एक मेट्रो ट्रेन चलती है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं और वो एक बैकबोन की हैसियत रखता है। वहाँ क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के मसले हैं, वो भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ पर भी मामला जो है वो ख़राब होते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर तवज्जो दी, तो कराची को भी इस तरह की जो एक मास ट्रांजिट सिस्टम है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा। आई होप एंड प्रे कि जो हमारे हुक्मरान हैं, उस तरफ फ़ोकस करेंगे क्योंकि ये मसले जो हैं, वो बढ़ते ही चले जाएँगे और हर दिन गुज़रने के साथ-साथ मसाइल बढ़ते चले जाएँगे। ये ना हो कि हम उस पॉइंट से स्टार्ट करें जहाँ पे हमारे पास हमारे हाथ में कंट्रोल से चीज़ें निकल जाएँ, क्योंकि मसाइल बड़े शहर के मसाइल बड़े होते हैं, उनको बड़ी तरह ही हल किया जाना चाहिए। तो आई होप एंड प्रे कि ये मामला हल होंगे। तो जनाब आगे बढ़ने से पहले मैं जो भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये जो स्ट्रीम है इसको आप शेयर कर दीजिए अपने-अपने फेसबुक वॉल्स के ऊपर सो दैट के और जितने भी लोग हैं लाइक माइंडेड लोग हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं बेहतरी की तरफ, जो अपना माइंड खोलना चाहते हैं इस हवाले से और दूसरे लोगों को भी अवेयरनेस देना चाहते हैं, तो वो भी जुड़ते चले जाएँ हमारे साथ स्ट्रीम में। इसको जल्दी-जल्दी शेयर कीजिए और इस पेज को भी आप शेयर कर सकते हैं सो दैट के और लोग भी इसमें जुड़ते रहें। अच्छा जी, हमारे प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है वो है हमारा पीडीएम के हवाले से हम बात करेंगे कि पीडीएम जो हम अलायंस एक हुआ है, डेमोक्रेटिक अलायंस है, एक मूवमेंट है जो कि हुकूमत के खिलाफ है। तो अब हम उसके मुतालिक बात करना चाहेंगे और आपने देखा भी कि पिछले चंद दिनों के अंदर पीडीएम ने काफ़ी जलसे किए उसको काउंटर करने के लिए, हुकूमत की तरफ से भी जलसे किए गए, पीटीआई की तरफ से मुख्तलिफ शहरों में। इस दौरान जो है वो गिलगित-बल्तिस्तान का भी जो इलेक्शन है वो आया और उसके अंदर वहाँ की अवाम ने जो है वो अपना एक मूड और जो उनके जो ज़हन है जिस तरफ बैठता है, उन्होंने बता दिया कि भई वो किस तरफ जा रहे हैं और ज़ाहिर है उन्होंने पीटीआई की सपोर्ट की उनको और उनकी हुकूमत बनाई है और अब आने वाले वक़्तों में वहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट फ़ॉर्म होगी। तो सलमान भाई थोड़ा-सा तो पहले उन लोगों के लिए जो कि ऑब्वियसली पीटीएम के मुतालिक नहीं जानते, थोड़ा-सा बताइएगा कि ये अलायंस क्यों कायम किया गया है? कौन-कौन लोग हैं इसमें और हुकूमत के लिए किस हद तक इन्होंने परेशानी क्रिएट की हुई है? जी। बिल्कुल, ये पीटीएम बेसिकली 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलायंस है और अगर आप बात करें नटशेल में, तो ये बेसिकली इमरान खान के खिलाफ है। और इसके अगराज़ और मकासद जो बताए जा रहे हैं वो ये है कि वो कह रहे हैं कि ये सिलेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म है, ये इलेक्टिव नहीं है। इनको इलेक्ट नहीं किया गया अवाम ने, ये सिलेक्टिव है और इशारा जो है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ वो कर रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान को लाके बिठा दिया है, उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया है। तो ये तो उनका मौक़िफ़ है, जो कि वो कहते हैं, वन लाइनर। अब इसमें अगर आप गौर से देखें, जो हमने शुरू में भी कहा कि आपको अजीब और गरीब लोग नज़र आएँगे, आपको एक्सट्रीम राइटिस्ट भी नज़र आएँगे, जिनमें मौलाना फज़लुर रहमान शामिल है और एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट भी नज़र आएँगे, जैसे एएनपी है या पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, जिनके बारे में जो है मशहूर है कि वो जो है वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव्स रखते हैं। और अगर आप ओवरऑल इनकी जो अभी तक के जलसे जुलूस हुए हैं, उसमें अगर आप देखें जो कि उनके स्टेज से जो नैरेटिव गया है पाकिस्तान के खिलाफ, वो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ गया है। चाहे नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर हो, चाहे मरियम नवाज़ बोलें, चाहे बिलावल साहब बोलें, चाहे बाकी लोग बोलें और इनको लीड कर रहे हैं मौलाना फज़लुर रहमान साहब। आप अंदाज़ा लगा लें कि इस पूरे मूवमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, जिसको लीड कर रहे हो मौलाना फज़लुर रहमान साहब। मैं आपको याद दहानी के लिए, व्यूअर्स के लिए बोल दूँ, ये वही मौलाना फज़लुर रहमान साहब हैं कि 80s में जब ये बेनज़ीर की गवर्नमेंट आने की थी, तो ये कहते थे कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी नहीं है। जैसे ही बेनज़ीर साहिबा जो है वज़ीर-ए-आज़म बनती हैं, ये उनके मिनिस्टर बन जाते हैं। तो इनकी जो पूरी हिस्ट्री है, वो हिपोक्रेसी से भरी है और वो लीड कर रहे हैं पीडीएम को। तो इसकी क्रेडिबिलिटी का तो अंदाज़ा आप इसी से लगा लें।
आगे आप बढ़ते हैं। देखें आप जो फ़ोर्सेज़ हैं और जो ये नैरेटिव है एंटी पाकिस्तान, इसको काउंटर कैसे करना है? गवर्नमेंट जो है देखें चूँकि पहली दफ़ा आई है और इसको पता नहीं है कि ऑपोज़िशन को हैंडल कैसे करना है, वो हैंडल करने के लिए। सबसे पहले तो आपको करना क्या चाहिए एज़ अ गवर्नमेंट, इमरान गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि इसमें से जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है, वो जो फ़ोर्सेज़ हैं अपोज़िशन की और पीडीएम की, उनको अलग करना चाहिए। एक ग्रेन डायलॉग जो है, वो इनिशिएट करना चाहिए और उसमें बाकायदा सुनना चाहिए कि भाई आपको इश्यू है क्या? तो जब आप इश्यूज़ की बात करेंगे और बोलेंगे कि इश्यू बेस्ड हम मसाइल की तरफ जाते हैं, तो फिर आपको पता लगेगा कि जो ये एंटी पाकिस्तानी जो नैरेटिव है, उसको आप पहले आइसोलेट करें। जब आप आइसोलेट करेंगे, तो आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया की कॉन्फ्रेंस बुलाएँ और कहें कि भाई हमें ये मामला दरपेश है और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है। आप इसको काउंटर करने के लिए हमारा साथ दें और इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि कौन-सी वो फोर्सेज़ हैं जो कि एंटी पाकिस्तान नैरेटिव रखती है। उनका कोई मामला नहीं है महँगाई से, उनका कोई मामला नहीं है कि इमरान खान कैसे आ गए, उनका कोई मामला नहीं। उनको बस एक एजेंडा पे वो काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करना है और पाकिस्तान के खिलाफ काम करने का मतलब है जब वो इमरान खान की तरफ उँगली उठाते हैं सिलेक्टिव बोल के, तो बेसिकली वो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ उँगली उठाते हैं। तो बे एक और बात मैं इस ज़मन में करता चलूँ अहमद हमारे व्यूअर्स को कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो कौमें अपनी हिस्ट्री से नहीं सीखती, वो उसको दोहराती हैं। 1968 में मुजीबुर रहमान जो थे बांग्लादेश में, उनको अगरतला साज़िश में जो है वो पकड़ लिया था, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। और वो साज़िश ये थी कि उन उन वो जाके जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है, उनसे वो मुलाकातें करते हैं और पाकिस्तान को बांग्लादेश को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। 1968 की बात है। हमने उस पे एक्शन नहीं लिया, हमारी अदालतों ने उनको छोड़ दिया, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उनको छोड़ दिया गया और वही हुआ जिसका डर था। 1971 दिसंबर में बांग्लादेश अलग हो गया, ठीक है? और बाकायदा नरेंद्र मोदी साहब जो है उसका क्रेडिट लेते हैं कि हाँ, हमने अलग करवाया था। और इसी तरीके से बांग्लादेश की पार्लियामेंट में 2011 में बाकायदा इसका क्रेडिट लिया गया कि हाँ, ये साज़िश सही थी और हमने इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये साज़िश की थी। देखें, जब आप अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें अभी की जो नैरेटिव की पीडीएम की, आप अगर इनको ऐसे ही छोड़ देंगे और इनको कुछ नहीं कहेंगे और इनको पाकिस्तान के खिलाफ जो बोलना होगा उनको बोलने देंगे, तो होगा ये पहले तो एक पार्टी थी मुजीबुर रहमान की, अब ये 11 पार्टियाँ हैं। अहमद, ये बात सोचनी होगी हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी और हमारी गवर्नमेंट को भी। अगर आपने इस तरीके से चलने दिया, तो ये बहुत डैमेज करेंगे पाकिस्तान को, ऑलरेडी बहुत डैमेज कर चुके हैं। आप देखें इनकी नैरेटिव को पीडीएम की जो स्टेज से नैरेटिव जा रहा है, उसको इंडिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। उनकी मीडिया पे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखें, चाहे वो उसामा बिन लादेन के हवाले से बात हो, चाहे जो मिसाइल टोमाहॉक मिसाइल के बनाने की बात हो, चाहे और बातें हो, बाकायदा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पाक इंडियन मीडिया को जो फीड कर रहे हैं आजकल, वो हमारे पीडीएम के स्टेज से जो है उनको फीडिंग दी जा रही है और वो एंटी जो पाकिस्तान नैरेटिव है, उसको वो लेके चल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने इनको अभी पट्टा नहीं डाला, हम सख्त अल्फाज यहाँ यूज़ कर रहे हैं और इनको जो है वो नहीं बॉन्ड किया, तो होगा ये कि आपको अर्तगला साजिश को याद रखना चाहिए। 1968 में हमने पकड़ लिया था मुजीब को, लेकिन चूँकि आपने उनको छोड़ दिया, तो 71 में क्या हुआ, आधा पाकिस्तान अलग हो गया। तो अब आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो चीज़, ठीक है? इन्हीं 11 पार्टीज़ में से जो पार्टीज़ शामिल हैं, उनमें से मैंने बताया आपको पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी शामिल है और एनपीपी, जो कि ग्रेटर अफ़गानिया की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ मिल जाना चाहिए। इस तरीके की नैरेटिव है। इसी तरीके से जो बलोच पार्टीज़ हैं, वो ये चाहती हैं कि बलूचिस्तान को आज़ाद कर दो। इस तरीके से जो नवाज़ शरीफ का नैरेटिव है, वो आपने सुन लिया। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट किस चीज़ का वेट कर रही है? मतलब क्या होने का वेट किया जा रहा है और इनको इनको जो है वो बाँधा नहीं जा रहा और इनको बंद नहीं किया जा रहा, क्योंकि सारी तो ये रेड लाइन्स क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इनको जितनी ढील दी जा रही है, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी सलमान भाई, इसमें आपको इंटरप्ट करूँगा, यहाँ पे मुझे बताइएगा क्या रीज़न हो सकता है? मेरा सवाल भी यही था, अगला सवाल मेरा आपसे यही करना चाह रहा था कि क्योंकि रियासत के खिलाफ एक नैरेटिव जा रहा है, हुकूमत के खिलाफ एक नैरेटिव जा रहा है और सब लोग समझते भी हैं और जो हमारी आवाम है, उसने भी अपना नैरेटिव बता दिया है कि भई हमारा जो एक हमें समझ-बूझ है, हम सियासी शऊर रखते हैं, गिलगित-बल्तिस्तान के जो इलेक्शन है, उसके अंदर हमने देख लिया कि भई हुकूमत का बहुत ज़्यादा साथ है, सपोर्ट है पीटीआई को। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे क्या मसाइल या ऐसे क्या मसलहत होगी जिसकी वजह से अभी तक फुल ब्रूटल फ़ोर्स के तौर पे जो है हुकूमत ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट को अलग करने की ज़रूरत है।
अगर गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ उससे बात हो रही है, तो वो तो जमहूरी माशरे में होता है, हुकूमत के खिलाफ अपोज़िशन बात करेगी, अगर अपोज़िशन बात नहीं करेगी तो और कौन करेगा? ये बात हो रियासत के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ और ख़ास तौर पे वो इदारे पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ज़ामिन हैं, तो ये तो बात सीधी-सी ये बात बनती है कि ये किसी बैरूनी एजेंडा पे काम हो रहा है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है अहमद, जब इन्वेस्टिगेशन सामने आएँगी तो आपको पता लगेगा। और बाय द वे कुछ अरसे पहले मेरे ख़्याल में 1 डेढ़ हफ़्ते पहले डीजीआईएसपीआर पूरी ब्रीफिंग दे चुके हैं। उसमें बता चुके हैं, सबूत दे चुके हैं कि यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियोज़ तक मौजूद हैं। सब जब तक आपकी लोकल हिमायत और जो है मदद नहीं शामिल होगी, वो कैसे पॉसिबल है इस तरीके से ऑपरेट करना? तो ये तो रियासत को भी पता है। देखिए, रियासत और रियासत के इंस्टीट्यूशन इम्पोर्टेंट है। हुकूमत तो आनी-जानी है, 5 साल के लिए आती है, 5 साल चली जाती है। आप हुकूमत पे तनकीद कर सकते हैं, उसकी पॉलिसी पे तनकीद कर सकते हैं, आप कर रहे हैं, अपोज़िशन का काम ही यही है। लेकिन जब रियासत पे बात होगी, रियासती इदारों के खिलाफ बात होगी, जब पाकिस्तान के खिलाफ बात होगी, तो हमें जो है, जो हम इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि जो एजुकेटेड पाकिस्तानी हैं, उनको भी ये इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा बनना पड़ेगा और उनको अपने तईं रज़ाकाराना तौर पर इसमें शामिल होकर पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसका काउंटर नैरेटिव में देने का पार्ट बनना पड़ेगा। और यही एक सही है जिसके तहत ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है कि पाकिस्तान की जो है वो नज़रियाती जो बॉर्डर्स हैं, उसकी हिफाज़त हमें करनी है और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, उनका होम ग्राउंड सॉल्यूशन जो है, उन्हें प्रोवाइड करना है। तो गवर्नमेंट जो रिलक्टेंट है, गवर्नमेंट को इसका सियासी नुकसान भी होगा और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो है रिलक्टेंट है, उनको भी इसका नुकसान होगा। तो जितना ये देर करते चले जाएँगे, हमारा जो नुकसान है उतना बढ़ता चला जाएगा। अब ये रियासत है पाकिस्तान ने डिसाइड करना है, एस्टेब्लिशमेंट ने डिसाइड करना है, हुकूमत ने डिसाइड करना है कि कब इन लोगों को जो है, इनका नैरेटिव जो है वो उसको काउंटर करना है और कब इनको जो है वो कंट्रोल करना है। जितनी जल्दी हो सके वो करें क्योंकि जो खित्ते में माहौल बन रहा है, वॉर हिस्टीरिया क्रिएट हो रहा है, उसमें अंदरूनी तौर पर आपको मजबूत होना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 1757 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी कोशिश कर रही थी, तो सिराजुद्दौला की फ़ोर्सेज़ ने पानीपत की जंग में, जो बैटल ऑफ प्लेसी कहलाती है, इनको काउंटर करने की कोशिश की बंगाल में। और उनकी फ़ोर्सेज़ की जो तादाद थी सिराजुद्दौला की, वो 50,000 थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तादाद थी, वो 3,000 थे सिर्फ़। आखिर वक़्त पर मीर जाफ़र जो है, वो सिराजुद्दौला की फ़ोर्सेज़ से अलग होकर ब्रिटिश आर्मी के साथ मिल गया और इस वजह से सिराजुद्दौला को जो है वो डिफ़ीट हुई। मतलब उसको शिकस्त खानी पड़ी और उस वजह से वो गेट खुल गया, जिसकी तहत जो है अगले 1 सदी तक जो है वो ब्रिटिश ने राज किया पूरे हिंदुस्तान पर। तो आप ये बात बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं कर सकते कि जो अंदर के जो एनिमी विदिन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं और इन्हीं की ये आपकी हिस्ट्री है सब कॉन्टिनेंट की है। मैं कोई फैंटेसी लैंड की बात नहीं कर रहा। आपकी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है कि सिराजुद्दौला को आखिर वक़्त में उसी का आर्मी का चीफ, कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र अलग होके ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर उसने जो है बिट्रे किया और जिसकी वजह से 1 सदी तक यानी गदर तक 1857 तक हमें अंग्रेज़ को भुगतना पड़ा। और उसके बाद फिर आपको पता है गदर हुआ, फिर उसके बाद फिर 47 तक आपको 90 साल फिर भुगतना पड़ा। लेकिन अगर वो वहाँ पर सिराजुद्दौला की फ़ोर्सेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देती, तो आज हम यहाँ बैठे होते, इस कंडीशन में नहीं होते, वो कॉलोनियल माइंडसेट नहीं होता, जिसकी वजह से हम 200 साल तक, तकरीबन 190 साल तक जो है वो स्लेवरी में रहे। तो आपको ये बात सोचनी होगी कि जो एनिमी विदिन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं और पाकिस्तानी रियासत को इसको सीरियस लेना चाहिए इस थ्रेट को। मुजीबुर रहमान की एक पार्टी थी अवामी लीग, आपकी 11 पार्टियों का अलायंस बना हुआ है। इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है अहमद। सही, बिल्कुल। अच्छा एक सवाल मेरा आपसे था वो ये कि अब देख रहे हैं कि आने वाले वक़्तों में ऑब्वियसली ज़ाहिर है चीज़ें जो है वो मुश्किल होती जा रही हैं। आज भी मुल्तान में जो है वो स्टेडियम का जो है ना वो गेट तोड़ के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई है और साथ में जो मामलात ख़राब हैं, जो हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं शिबली फराज साहब उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। थोड़ा-सा मुझे बताइएगा कि आने वाला मंज़रनामा आप क्या देख रहे हैं पीडीएम के हवाले से, हुकूमत के हवाले से? और एक और चीज़ वो ये कि जब से ये जो स्टेट अगेंस्ट जो एक नैरेटिव आया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से स्पेसिफिकली इन पर्टिकुलर फ्रॉम पीडीएम, तो आपने देखा है कि पीपीपी और नून लीग के दरमियान भी जो है वो मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। और तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक़्तों में नून लीग भी जो है वो पीपीपी की तरह जो है वो इर्रेलेवेंट हो जाएगी पीडीएम की एक बड़ी फ़ोर्स में होते हुए भी? देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो इर्रेलेवेंट होने जा रहे हैं, ये तो मैं आपको बताऊँ। उसकी वजह से मैंने आपको बताया कि तरीका इसका ये है कि आपको जब कोई चीज़ करनी हो तो आप पहले तो ये देखें ना कि जेन्युइन अपोज़िशन कौन करना चाह रहे हैं, इश्यू बेस्ड अपोज़िशन कौन करना चाह रहे हैं। आप उनको उनसे अलग करें जो स्टेट के खिलाफ बोल रहे हैं। तो वैसे ही आधे लोग तो अलग हो जाएँगे।
ठीक है? क्योंकि देखें स्टेट के खिलाफ तो आप नहीं जा सकते। स्टेट के खिलाफ आप जाएँगे तो आप गद्दार कहलाएँगे और बहुत सारे लोग हैं ही बेसिकली आपकी सफ़ों में काली भेड़ें हैं, जिनको आपको अलग करना है, लेकिन आप अलग कैसे करेंगे? उसको एक प्रोसेस के तहत करेंगे ना। हुकूमतों में मामलात आप जो कह रहे थे कि किस किस तरह करेंगे? देखिए, आप एक प्रोसेस के तहत करेंगे। प्रोसेस ये है कि आप एक ग्रैंड जो है डायलॉग इनिशिएट करें फेडरल लेवल पर और आप उन फोर्सेस को आइसोलेट करें, जो कि स्टेट के अगेंस्ट हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट नैरेटिव दे रहे हैं। उन फोर्सेस से जो कि जेन्युइन जो है अपोज़िशन करना चाह रहे हैं इश्यू बेस्ड। जैसे महँगाई पे कोई बात कर रहा है, बिल्कुल जायज़ है, हुकूमत को करना चाहिए, सुनना चाहिए और सही भी करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सीधा-सीधा ये बोल दे कि बलूचिस्तान को आज़ाद कर दिया जाए या जो केपीके को है वो अफ़गानिस्तान का पार्ट बना दिया जाए। इनकी आइडियोलॉजी यही है, जो ये 11 जमातों की में शामिल है, इनमें अगर आप गौर से देखें कि इनके जो बाकी लीडर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान में दफ़न होना भी पसंद नहीं किया। तो आप उनको पार्लियामेंट में बिठाए हुए हैं। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है, आपने उनको स्पेस दी है आपके मेन स्ट्रीम में, क्यों दी है आपने? मोहसिन दावड़ साहब जो हैं, आपने उनको एमएनए बनाया हुआ है। इस तरह के नैरेटिव के बावजूद आपने उनको एमएनए बनाया हुआ है। तो बेसिकली और इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ, पाकिस्तान को और पाकिस्तानी हुकूमत को जुडिशियल रिफ़ॉर्म्स करने की बेहद ज़रूरत है। जब तक आप जुडिशियल रिफ़ॉर्म्स नहीं करेंगे देखिए जुडिशरी का बहुत अहम पार्ट है इसमें। मत भूलिए कि नवाज़ शरीफ साहब ₹50 के स्टैम्प पेपर पर जो है वो प्रॉमिस करके बाहर गए हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लें आपकी जुडिशरी का। जिनकी करप्शन मिलियंस में हो, बिलियंस में हो, वो ₹50 के स्टैम्प पेपर पे प्रॉमिस करके चले गए और चंद हफ्तों का 4 हफ्तों का प्रॉमिस किया था कि 4 हफ्तों में आ जाएँगे। आप देख लें, बाहर बैठे हुए हैं और ज़हर उगले जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो आप जब तक इतना ढील देंगे और जो बिल्कुल जो रियासत के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, उनको एमएनए और उनको सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स देंगे किसके किसके उस पर? टैक्स पेयर के पे पैसों पे। यानी आप इसका मतलब ये है कि आप टैक्स पेयर का पैसा से उनकी तनख्वाह दे रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए। इससे बड़ा तो बेवकूफ़ी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी अपने। ना दुनिया में कहीं और ऐसा होता है कि आप टैक्स पेयर का पैसा दे रहे हैं उसको सैलरी में और वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर उगल रहे हैं। एमएनए बन के, एमएनए, एमपीए बन के। ऐसी बेवकूफ़ी आप कहीं नहीं देखेंगे दुनिया में, जो यहाँ हो रही है। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम जो है वो बहुत रेलेवेंट है तुरफ़ा तमाशा। यहाँ एक तुरफ़ा तमाशा लगा हुआ है। एक अजीब तमाशा है। मतलब आप पैसे दे रहे हैं किसी को पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का ही। हद है इस बात पे तो अहमद। क्या कहेंगे आप इस पे? मतलब जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक अचंभे की बात है कि ये क्या सिलसिला चल रहा है, बिल्कुल तुरफ़ा-तमाशा ही लगा हुआ है। आई होप एंड प्रे कि हम क्योंकि हम इस मुल्क को जो है वो प्रॉस्पर देखना चाहते हैं। शख्सियत मैटर नहीं करती मेरा ख़्याल है, ये मुल्क मैटर करता है क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो सब कुछ है। सो इस मामले को जो है वो सही तरीके से टैकल करना चाहिए और आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के नाम पर जो है वो आँच नहीं आनी चाहिए और जो इस तरह से करेगा ऑब्वियसली वो तो उनका गद्दार है ही है। साथ में जो है वो हुकूमत की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको प्रॉपर्ली हैंडल और टैकल किया जाए। तो सलमान भाई ये आज के हमारे 2 टॉपिक थे जो कि आज हमने कवर करने थे। मैं तमाम तर जो व्यूअर्स हैं उनको बताता चलूँ कि आज हमने कराची के मसाइल के मुतालिक बात की और उनके हल के मुतालिक बात की। इसके अलावा जो हमारा दूसरा टॉपिक था, वो पीडीएम और हुकूमत के मामलात जो चल रहे हैं, उसके ऊपर हमने बात की है। आज क्योंकि पहला हमारा शो था, तो हम थोड़ा-सा मिज़ाज, थोड़ा-सा मूड, थोड़ा-सा हम माहौल बनाना चाह रहे थे। तो इंशाल्लाह आने वाले वक़्तों में क्योंकि ये शो जो है वो वीकली एक बार होगा, सैटरडे को होगा इंशाल्लाह। सो आपको हम उसी के मुतालिक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, साथ-साथ और दूसरे जो टॉपिक्स हैं, हम उसके ऊपर एट लेंथ गुफ्तगू करेंगे और आने वाले शोज़ जो हैं वो आप देखेंगे कि हम इसके अंदर नई-नई चीज़ों को गुफ्तगू करेंगे और शायद वो चीज़ें जो कि आप शायद गुफ्तगू आपने ना सुनी हो उसके ऊपर इस तरह के टॉपिक्स होंगे। और हमारी कोशिश ये भी होगी कि आपको भी हम इन गुफ्तगू का पार्ट बना सकें क्योंकि ऑब्वियसली जो व्यूअर्स होते हैं उनकी जो एक सोच है, उनके ज़हन में जो चीज़ें हैं और उनका जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए। तो आप लोग इस चीज़ को शेयर कीजिए और हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जब हम आपसे जॉइन करेंगे तो फिर हम एक अलग टॉपिक के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स को हम छेड़ेंगे और आपके साथ इसी तरीके से बात करेंगे। आज के शो में सलमान भाई थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने अपनी कीमती राय से आगाह किया, अपनी जो आपके एनालिसिस थे वो आपने दिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। सलमान भाई जाते-जाते कुछ पैगाम देना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, बिल्कुल, मैं अल्लामा इकबाल की जो एक दुआ है, उससे इख्तिताम करना चाहूँगा कि जिसमें वो कहते हैं कि या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। फिर वादिये फ़ाराँ के हर ज़र्रे को चमका दे,
फिर शौक-ए-तमाशा दे और ज़ौक़-ए-तक़ाज़ा दे। इस कौम को शौक-ए-तमाशा और ज़ौक़-ए-तक़ाज़ा की ज़रूरत है। उन लोगों से तक़ाज़ा करें जिनको आपने वोट दिए और शौक-ए-तमाशा इसलिए रखें कि जानिए और जानकर आगे बढ़िए और इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेने की सलाहियत पैदा कीजिए और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे हलके जॉइन करने पड़ेंगे, जहाँ पे इल्मी गुफ्तगू, इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू होती है। बस यही पैगाम है। जैसे-जैसे ये पैगाम आगे जाता जाएगा, जैसे कि अमर आपने कहा कि हम वीकली राउंड अप भी करते जाएँगे तमाम मामलात का और हम एक टॉपिक्स के साथ आएँगे, जिसमें हम मसाइल को डिस्कस करेंगे और उसका हल पेश किया जाएगा। व्यूअर्स से बस यही इस्तिराद है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें और जब बात होती है तनकीद की तो कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव जो है वो क्रिटिसिज़्म ज़रूर करें। एक चीज़ जो मैं क्योंकि बाहर रहा हूँ काफ़ी अर्सा, जो एक चीज़ जो नज़र आती है हमारी सोसाइटी में वो ये है कि हमारे यहाँ लोग एप्रिशिएट नहीं करते चीज़ों को। देखिए एप्रिशिएट कीजिए, चाहे तनकीद करनी है, मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म भी कीजिए और एक-दूसरे की चीज़ों को एप्रिशिएट करें और अपनी गलती अगर हो जाए तो मानिए। ये 2 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लें, बहुत सारी चीज़ें सीधी हो जाएँगी। यानी अपनी गलती जहाँ हो जाए उसे मान लिया करें और दूसरे की चीज़ को एप्रिशिएट करें। जहाँ क्रेडिट किसी का ड्यू बनता है उसको ज़रूर दें। हमारे यहाँ लोग बहुत कंजूसी दिखाते हैं एप्रिशिएट करने में और एक माहौल ऐसा टेंस बन जाता है कि एक ऐसा नज़र आता है कि लोग एक-दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं। हमें एक-दूसरे की टाँगें नहीं बल्कि हाथ खींचने की ज़रूरत है। एक-दूसरे के हाथ खींचें और एक-दूसरे को अपलिफ्ट करें। बस यही आज का पैगाम है अमर। बहुत-बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सलमान भाई। सो आप लोग हमारे फ़ेसबुक का जो पेज है उसको आप लाइक कर सकते हैं facebook.com/तुरफ़ा तमाशा TURFATAMASHA ये इसकी स्पेलिंग है। डायरेक्ट यूआरएल है ये, आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं और इस प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको इसी पेज पे मिल जाएगी। साथ-साथ आप मेरे पेज facebook.com/amarjalilofficial को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा सलमान भाई आप अपना ट्विटर हैंडल भी बता दीजिए सो दैट कि जो लोग आपके व्यूज़ को देखना चाहें और फ़ॉलो करना चाहें तो आपको ट्विटर पे फ़ॉलो कर सकते हैं। जी। जी, मेरा ट्विटर हैंडल है सलमान शाह अंडरस्कोर सैयद। सलमान शाह अंडरस्कोर सैयद। तो आप मुझे ट्विटर पे फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हम आने वाले जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें हम बताएँगे, जो मेरी ब्लॉग्स हैं उसके हवाले से भी बताएँगे और बहुत सारी चीज़ें बताएँगे। हम प्रैग्मैटिक सॉल्यूशंस के साथ-साथ आपको जो करैक्टर बिल्डिंग चीज़ें हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आगे। आज इस सिलसिले का ये आज एक पहला प्रोग्राम था। आगे-आगे इंशाल्लाह बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और हम करेंगे भी इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे। तो देखते जाइए ये प्रोग्राम तोहफ़ा तमाशा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज़ अमर जलील एंड सैयद सलमान शाह साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुरफ़ा तमाशा। टेक केयर ऑल। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।